यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आजकल उत्तर प्रदेश के बल्कि कहें कि देश भर के सियासी गलियारों में रामचरितमानस को लेकर दिए गए नेताओं के बयानों से जो विवाद हुआ है वो बहुत सुर्खियों में है। यूपी में इसे लेकर राजनीति बहुत तेज है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस विवाद को अपने एक बयान से बहुत हवा दे दी है। अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करें, न वरना यह माना जाएगा कि वो भी रामचरितमानस पर जो सवाल उठाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो उससे सहमत हैं। खास बात यह है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के एक और कद्दावर नेता, उन्होंने इससे अपना पल्ला झाड़ा है। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा है वो पर्सनल कैपेसिटी में है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उस पर तुर्रा ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर पलटकर कहा है कि भाई मैं तो अपने बयान पर कायम हूँ, जो मैंने कहा है रामचरितमानस को लेकर, जो मैंने सवाल उठाए हैं रामचरितमानस की चौपाई पर, मैं उन पर कायम रहूँगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? वो इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल जब बार बार उठ रहा है तो सवाल ये उठता है इस पर कि क्या अखिलेश यादव को इसमें हिंदुत्व की राजनीति को जाति से तोड़ने का कोई पोटेंशियल नज़र आ रहा है, कि कोई उन्हें किरण दिख रही है कि भाई ये बीजेपी का जो हिंदुत्व की राजनीति का जो छाता है उसे इस तरह से इस जाति की राजनीति से तोड़ा जाए? क्या वो इस पूरी कंट्रोवर्सी में ये एक पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल बन गया है अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर। तो अखिलेश यादव की ये चुप्पी रणनीति है, मजबूरी है, प्लान है, राजनीति है, क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं कबूल अहमद। कासिम साहब ने उसको दुविधा बताया, कबूल भाई ने उसको मजबूरी बताया अखिलेश यादव की, लेकिन वो जो आखिर में बात की फ़ायदा भी लेना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा क्यों मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अखिलेश यादव बहुत ही चतुराई से, ये बिल्कुल प्लानिंग है उनकी कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इस पर ये सस्पेंस बना के रखूँगा अपनी राय का, और ये सीधा सीधा ये जाति की पॉलिटिक्स को इससे बढ़ावा मिलेगा और वो हमें फ़ायदा करेगी। क्योंकि जिस चौपाई का जिक्र कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसमें ओबीसी की तो बात नहीं है ना, जो कल कबूल भाई ने कही थी। तो वो लेकिन वो अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि ओबीसी का भी अपमान है, दलित का भी अपमान है। तो अखिलेश यादव की ये रणनीति क्यों नहीं हो सकती? मैं तो इसे रणनीति मानूंगा, कंफ्यूज नहीं। मेरा अपना मानना है कंफ्यूज नहीं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तक जाने देते हैं इस बात को। अगर लाभ मिलेगा तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे, और अगर लगेगा हाथ जल गया तो पीछे नहीं, उंगली छू के देख लेते हैं पानी गर्म में, पूरा थोड़ा हाथ डाल देते हैं। और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान अखिलेश यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। इसका मेरा अपना एनालिसिस ये है कि अगर वो 1990 वाला प्रयोग, 92 वाला प्रयोग, जाति प्रयोग करेंगे तो बार बार समाज एक जगह नहीं रहता, समाज गतिशील होता है। उस तरह का जाति विभाजन जो मंडल से आया था, वो मंडल के प्रभाव अब कमजोर होने लगे हैं। आप देखिए नौकरियां ही कितनी बची, समाज उस तरह से विभाजित उतना नहीं है। 2014 के बाद से जो भारतीय समाज है, खासकर जो हिंदू समाज है, वो उस तरह से डिवाइडेड नहीं जो 90, 92, 93 में था। उसके कारण अपने ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां खुद उत्तरदायी हैं। जब भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश में माइनॉरिटीज को, स्पेशली मुसलमानों को सबसे ज्यादा अधिकार है, अब उसका एक्शन का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी कैस कराती है और वो कहती है कि भाई क्यों माइनॉरिटी को विशेषाधिकार क्यों है? भाई भारत के संविधान में कहां लिखा है कि माइनॉरिटी को सब दे दिया जाए? तो भारत का प्रधानमंत्री, यानी कांग्रेस की सरकारें हो या पूर्व की जो भी दलीय सरकार, क्षेत्रीय दल की सरकार है, वो सब उत्तरदायी हैं हिंदुओं को पोलराइज करने में। और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को पुचकारा कि भाई हम ही है आपकी रक्षा करने वाले, दूसरे तो हिंदुओं की बात करते नहीं। सेकुलरिज्म का अर्थ भारतीय समाज में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में तो यही रहा ना कि मुसलमानों का समर्थन, हिंदुओं का विरोध। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैश किया। अब वो जाकर के हिंदुत्व एक वोट बैंक हो गया। अन्य पार्टियों को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि हिंदू इस तरह से यूनाइट होकर 2014 में वोट दे देगा।
अब इनको लगा 14 में दे दिया तो दे दिया, 19 में नहीं देगा, अब 19 में दे दिया, अब 19 का लगा कि आगे नहीं देगा। लेकिन 2024 की जो विपक्ष की रणनीति है उसमें बीजेपी तो कहीं भी के सामने वो लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने प्लान्ड तरीके से हिंदुओं को तोड़ने के लिए एक बिहार से जो चीज चली वो उत्तर प्रदेश में आ गई। ये बहुत प्लान करके वेल प्लानिंग के साथ में है कि नहीं तो दोबारा वो नहीं कहते कि अपने बयान में हम कायम रहेंगे। और आज जैसे दिन में मीडिया में चला कि अखिलेश जी नाराज हैं, तो ये डाल दिया गया है कि दोनों तरफ खेलेंगे हम। अगर बहुत नुकसान होते दिखेगा तो उनके ऊपर कुछ कहा जाएगा, और नुकसान होते नहीं दिखेगा तो हिंदुत्व की पिच को जातीय पिच से तोड़ा जाएगा। ये एक प्रयोग है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अखिलेश यादव उतने कंफ्यूज नेता नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से रोका है। अगर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी चूक जाती तो उत्तर प्रदेश में शायद सपा की सरकार होती। आप अपने दम पे, जब उसमें शिवपाल चाचा भी नहीं थे, घर में लड़ाई चल रही थी उनकी, उसके बाद भी अखिलेश जी ने बहुत अपना नेतृत्व दिखाया है। तो इसलिए मैं उन्हें कंफ्यूज नेता तो कतई नहीं मानता, और उनकी रणनीति की तरफ मैं ज्यादा जाना चाहूंगा। वो प्लान कर रहे हैं, 1-2 दिन में खुद ही उसके चीजें सामने हो सकता है निकल कर बाहर आ जाए। जी कबूल भाई, धर्म के मैटर में आप इस तरह से जब बात करेंगे तो मेरी धार्मिक भावनाएं आहत होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, हम इसकी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आलोक जी, हम वोट की पॉलिटिक्स से बात कर रहे हैं प्योरली। हमारा फोकस क्लियर है। हम यहाँ पे आलोक जी, मैं मुसलमान होके बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट होके बात कर रहा हूँ, और जो देख रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, नहीं कबूल जी, फिर ये बात आएगी केवल रामायण नहीं, फिर बाइबल पे भी बात हो। कबूल भाई मेरी गुजारिश है कि देखिए, हम इसमें हमें नहीं पढ़ना, हम प्योर इसकी वोट की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ। मैं एक सवाल ले लेता हूँ, बात की दिशा ही थोड़ी सी बदल, ये आप अपनी बात करिएगा। उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए, हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं, ट्विटर फेसबुक पर भी हैं, तो हमने एक पोल भी किया है यूट्यूब पर। लोगों से पूछा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश जानबूझकर चुप हैं? जवाब हाँ या ना में देना है, और अंत में जब डिबेट हम लोग खत्म करेंगे तो नीरज जी इस पोल का रिजल्ट लोगों को बताएंगे। हम आते हैं आपके पास इस सवाल को लेकर। जैसा सैयद कासिम जी या कबूल अहमद कह रहे थे कि एक नैरेटिव जो है वो इनकी बातों से ये निकल कर आया कि एक प्री प्लान तरीके से चल रहा है, जो हिंदुत्व की राजनीति को एक अलग तरीके से जातिगत राजनीति के हिसाब से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या ये नैरेटिव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मदद कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि ब्राह्मण और सवर्ण वोटर तो अखिलेश यादव के साथ है नहीं। बात तो कासिम जी की ये वाजिब है कि उनके साथ वो वोटर राजभर रहा, उनके साथ यादव रहा, उनके साथ केशवदेव मौर्य का वोटर रहा, उनके साथ पल्लवी पटेल का वोटर रहा, उनका अपना वोटर मुस्लिम और यादव रहा। तो अखिलेश यादव अगर इस पर चुप रहते हैं, या मान लीजिए कल के डेट में फर्ज कीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि उनके ऊपर पीयर प्रेशर तो पड़ ही रहा है, उनके विधायकों के फोन जा रहे हैं जो कह रहे हैं, इवन एक आध प्रवक्ताओं के बयान भी आ गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान से वो सहमत नहीं है। इवन शिवपाल यादव, जो कि अब एक तरह से मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी के जो आइडियोलॉग कहिए, शिवपाल यादव भी तो हैं, वो तो उन्होंने तो कहा कि ये पार्टी का बयान ही नहीं है, इसका मतलब कि हम उससे एसोसिएट नहीं करते। तो क्या अखिलेश अपने राजनीतिक पासे को ठीक तरीके से यहाँ फेंक पा रहे हैं? और अगर फेंक पा रहे हैं तो क्या उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए, मैं कासिम सर की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अभी वो गोत्र में जाए, बिल्कुल नहीं जाए। मैं हिंदू हूँ, मैं ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ जी। भारतीय समाज के अंदर ठीक है, जात का आधार पर जो भाई जो जाति ज्यादा होगी वहां उसको मिलेगा चुनाव में। ऐसा तो है नहीं कि मान लो कानपुर में ब्राह्मणों का है तो यहाँ ब्राह्मण ही मेयर हो, बहुत लंबे समय तक बनता है, बहुत लंबे अच्छे ज्यादा समय तक ब्राह्मण मतदाता है और देखा जाता है। लेकिन वो एक छोटा इशू है, उसके ऊपर एक चास्ती लगाई जाती है वो धर्म की, और वो बहुत सख्त चास्ती है। भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए कोई नहीं हरा पा रहा है। अब कह रहे विपक्ष इसलिए कंफ्यूज है कि जितनी चालें चल सकता है 10 सालों में उसने सब चला, सब चलने के बाद में भी वो नहीं हरा पाया ना भारतीय जनता पार्टी। तो ये नहीं कि वो कंफ्यूज है, वो कभी इस करोड़ बैठता है, कभी उस करोड़ बैठता है, वो हर चीज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन के साथ हिंदुत्व का मुद्दा है, तो ऐसा नहीं कॉस्ट। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां सवर्णों की पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा आज
आलोक जी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने मैं जवाब तो आपसे यही पूछना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का और सामाजिक सोशल वेलफेयर का ये एक त्रिकोण बनाया हुआ है, ये और एक बड़ा मजबूत त्रिकोण है, पिछले 8 साल से चल रहा है। जहां हिंदुत्व नहीं चलता है वहां राष्ट्रवाद चल जाता है, जहां राष्ट्रवाद नहीं चलता है वहां सोशल वेलफेयर, मुफ्त का राशन चल जाता है। वो बात तो प्रूव कर रही है वो अपने रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना, जो बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी अब सवर्णों की पार्टी नहीं है। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी खुद को बनिए ब्राह्मण ठाकुर की पार्टी के टैग से उठाकर ओबीसी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो ऐसी सूरत में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दुधारी तलवार नहीं हो सकती है क्या? अब वो खाली अगर बात इस विवाद के जरिए अगर बात पिछड़े और दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन की हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या उस डिस्क्रिमिनेशन के हक में है? ये भी तो एक नैरेटिव सेट हो सकता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो उस दुधारी तलवार में फंस सकती है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और सपा के पास 2 फिक्स कोर वोटर है। सपा के पास मुसलमानों का और भारतीय जनता पार्टी पर सवर्णों का, उस ब्राह्मणों का भी मान लीजिए। अब ये दोनों छटपटा रहे हैं। मुसलमानों की तो सब अखिलेश कहते तुम दोगे नहीं बेटा तो कहां जाओगे, और बीजेपी सोचती है ये कहां जाएगा। बीजेपी कई नेताओं का बयान है कि बीजेपी और ब्राह्मणों का नेता जो रिलेशन है वो तो पति पत्नी जैसा है, यानी कहां जाओगे, लड़ोगे तो भी हमको दोगे। तो ये जानते हैं कि ये अभी वोटर, जैसे अखिलेश यादव जी है या बसपा है, ये लोग ब्राह्मणों का या सवर्णों की बात करें वो केवल छूते हैं ऊपर से। गहराई से अगर इन्हें जोड़ने की कोशिश करें तो मैं अंदर से बताता हूं कि सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा त्रस्त है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप 2 महीने 4 महीने के लिए आते हैं, सवर्णों की बात करते हैं, फिर उसके बैक हो जाते हैं। जरा 2-4 साल टिकिए। तो आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि बस अभी हम 2 महीने सवर्णों की बात करी, अब सवर्ण हमें वोट दे दे। आप ये समझिए, अगर आप इन रियलिटी सर्व समाज के बनना चाहते हैं, दिल से बदलते हैं, तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी में सवर्ण वोट बहुत जल्दी घट जाएगा। आप बताइए सवर्णों को कितना रिप्रेजेंटेशन है, मिनिस्टेरियल में हो या संगठन में हो, कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये ओबीसी है या तो दलित है। लेकिन अब समस्या है कि सवर्ण किस पार्टी में जाए। जिस पार्टी में जाता है उसको छलने का डर होता है कि आर्टिफिशियल लगाव है, चुनाव के समय लगाव पैदा करते हैं, इसलिए सपा को सवर्णों का वोट नहीं मिलता। इस बसपा को मिला था ना एक बार, जब सवर्णों को लगा कि नहीं ये हमें सीरियसली रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, मिला नहीं था बसपा को सवर्णों का वोट और ब्राह्मणों को वोट। बसपा ने क्या किया, कानपुर के पास एक तहसील है घाटमपुर में दलित एक्ट के तहत सवर्णों के उत्तर में सबसे ज्यादा मुकदमे बहन जी ने ठोक दिया। अब सोचो, जिस ब्राह्मणों ने आपकी सरकार बनाई सबसे ज्यादा, उसके ऊपर तो आपने हर्जन एक्ट ठोक दिए। अब दोबारा क्यों मत देगा? अब आपके तो ब्राह्मणों ने हमें वोट नहीं दिया। आप जिसका मत लेते हैं उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, दोबारा मत कैसे देगा? और उसका तो विश्वास टूट जाता है। तो जो गैर बीजेपी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो सवर्णों के मत के लिए जब भी गंभीर प्रयास करती है, बीएसपी ने गंभीर प्रयास किया था और उसको सवर्णों का मत मिला था। अब आप गंभीर प्रयास करें, यानी 2 महीने के लिए नकली, बीजेपी कहती है नकली हिंदू है, ये नकली सवर्णवादी है और सवर्णों को मानना पड़ता है, हिंदुओं को मानना पड़ता है। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ पार्टियों को आना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना होगा। और आप देखिए, सपा ओबीसी लोगों को अपने साथ जोड़ने में कितनी सफल हो रही थी। वो चाहे निकाय चुनाव के आरक्षण को मैटर को लेकर हो, चाहे जाति जनगणना को लेकर के हो। स्वामी इन्होंने मौर्य जी ने जो बयान दे दिया, इसने इनकी इस रणनीति को कहीं के पीछे धकेल दिया। वरना ओबीसी को लेकर के तो सपा बहुत बढ़िया रणनीति से चल रही थी। अब ओबीसी कितना भी ओबीसी हो, लेकिन रामायण गुटखा तो उसके घर में भी मिलेगा ना। दलित कितना भी दलितों का एक वर्ग हो सकता है विरोधी, लेकिन दलित के घर में भी रामायण है ना। ओबीसी जितने भी ओबीसी हैं, रामचरित मानस उनके लिए भी पूजनीय है। आप रामचरित मानस के एक लाइन को लेकर देखिए, मैं धर्म का व्याख्याता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने धर्म का अगेंस्ट नहीं सुन पाता। तो वो उसको बुरा लगता है। आप कितना भी देखिए, जो लोग ट्विटर में आके कर देते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो केवल ओबीसी का एक छोटा सा वर्ग है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, मैं जानता हूं। आप बताइए, यादवों को अब तो कृष्ण के वंशज है, भगवान राम को कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? नहीं आलोक जी, देखिए आलोक जी, ये आपकी निजी भावना है। लेकिन कौन किसको डिनाई कर सकता है, ये बात सब पे लागू होती है। देखिए, बहस अपने दायरे में रहते हुए काबिले बहस तो हर चीज है।
किसी की भावनाओं को डिस्टर्ब ना करते हुए काबिले बहस हर चीज़ है। शायद पढ़े लिखे समाज का ये एक लक्षण है। आप हम लोग 21वीं सदी के इस 23वें साल में बैठ के वो बात नहीं कर सकते हैं जो 100 साल पहले करते थे। बात आती है, जो रिएक्शन आता है इसी लाइन पर, जब बहस हो तो संतुलित हो, केवल एक धर्म पर केंद्रित नहीं। तो आप बार बार नोट पे इस पे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बताइए। मैं आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूं कि भले ही आपने जो बात कही कि स्वर्ण वोट दे तो किसे दो, लेकिन सवाल तो मुझे लगता है कि पहले पिछले 8 सालों से ओबीसी चर्निंग चल रही थी, ओबीसी लो हैंगिंग फ्रूट नजर आता था, शायद वो बड़े लेवल पे बीजेपी के हिस्से में चला गया है। अब मायावती के कमजोर होने के बाद दलित जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक लो हैंगिंग, इस पूरे स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर अखिलेश यादव की चुप्पी के क्या राजनीतिक मायने हैं। हमने एक सवाल आपसे पूछा था यूट्यूब पर कि क्या अखिलेश यादव जानबूझकर चुप हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, तो 1000 से ज्यादा 1200 के करीब लोगों ने वोट डाला है और 69% लोगों का कहना है कि हाँ अखिलेश यादव जानबूझकर चुप हैं, जबकि लगभग 30% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जानबूझकर चुप नहीं है, कंफ्यूज हैं या वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, कबूल अहमद, आलोक जी, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।